हेलो दोस्तों, हम सिक्स्थ क्लास के एनसीईआरटी के बुक को कवर कर रहे थे जिसमें हमने साइंस की बुक को देखा था और उसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया है। आज हम तीसरे चैप्टर जिसमें हम उचित आहार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम जब अच्छा खाना खाते हैं तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और आप जानते होंगे कि स्वस्थ नागरिक ही किसी भी देश के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। तो आहार के बारे में आज हम कई सारी चीज़ें जानेंगे। हम देखेंगे कि आहार में कौन-कौन से घटक शामिल होते हैं, हमें कौन-कौन से पोषक तत्व जो हैं अपने भोजन से मिलते हैं और कैसे अलग-अलग पोषक तत्व हमें अलग-अलग चीज़ें प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, वहीं विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, वो हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो और भी कई सारी ज़रूरी बातों को इस पूरे चैप्टर्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक सुभाषित से, एक श्लोक से, जिसमें ये कहा गया है कि कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। तो ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने समय के और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है वो निरोगी है। यानी कि आप समय के हिसाब से और आप जहाँ पे रहते हैं उसके हिसाब से जो भी पौष्टिक और उचित आहार खाते हैं तो वो आदमी जो है वो निरोगी रहते हैं। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पंजाब जैसे क्षेत्र में आप देखेंगे कि खूब गेहूँ और चावल का उत्पादन होता है। तो वहाँ के लोग भी उसी तरीके की चीज़ें खाते हैं। अब यहाँ के लोग अगर टाइम के हिसाब से खाना नहीं खाएँ, अब मान लीजिए गेहूँ को के उपजने का समय है और इस समय पे लोग कुछ और खा रहे हैं, है ना? गेहूँ वहाँ पे उपजता है लेकिन गेहूँ के बदले पंजाब के लोग कुछ और अनाज खा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में वो निरोगी नहीं रह पाएँगे, वो बीमार पड़ जाएँगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत इस सुभाषित से होती है और अब देखते हैं हम चैप्टर में क्या है। देखिए, मेंदू और मिष्टी जो है वो स्कूल जाते हैं और उनके स्कूल में रोज दिन एक उनके नोटिस बोर्ड पे एक आज का विचार करके चीज लिखी रहती है। तो आज के विचार में उनको उस जिस दिन वो जाते हैं स्कूल ये मिलता है, अन्नेन जातानि जीवंती, यानी कि आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। तो इस सूक्ति के अर्थ को समझने के लिए इस पूरे चैप्टर में हम कई सारी बातें जानेंगे। तो इस पूरे चैप्टर का जो टाइटल है उचित आहार, तो आज हम इसी उचित आहार के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम जो खाना खाते हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं कि और उसके बारे में देखने के लिए यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप करने को कहा गया है। इस क्रियाकलाप को करने के बाद आप देखेंगे कि पूरे 1 सप्ताह में आप जो-जो चीज़ें खाते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाई गई है यहाँ पे। जैसे सोमवार को मान लीजिए आपने दाल-रोटी खाई, मंगलवार को आपने सब्ज़ी-चावल खाया, बुधवार को फिर इडली-सांभर खाया, गुरुवार को आपने दाल-रोटी खाई। तो अलग-अलग दिन आप अलग-अलग चीज़ें खा सकते हैं और कई एक ही चीज़ को कई दिनों पे आप रिपीट भी करते हैं। तो जब आप इस तालिका को ध्यान से देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि हम अलग-अलग खाना खाते हैं। यानी हम जो खाना खाते हैं और हमारे दोस्त जो खाना खाते हैं, उसमें हमें विविधता पाई जाती है। हो सकता है हम सोमवार को दाल-रोटी खाते हों, तो हमारा कोई मित्र जो है वो कुछ और खाता हो। तो हमारे द्वारा खाए गए भोजन में और हमारे मित्र के द्वारा खाए गए भोजन में हमें विविधता देखने को मिलती है। अब ये विविधता केवल व्यक्ति के स्तर पे नहीं है, ये विविधता हमें पूरे राज्य में देखने पूरे देश में देखने को मिलती है कि जो अलग-अलग हमारे देश के राज्य हैं, उन अलग-अलग राज्यों के आहारों में भी हमें विविधता पाई जाती है। यानी हमारे और हमारे मित्र के बीच में जो भोजन है, उसके में तो विविधता है ही, साथ ही साथ हमारे देश के अलग-अलग राज्यों में जो भी खाना खाया जाता है, उसमें भी हमें विविधता देखने को मिलती है। तो हम समझते हैं कि कैसे हमें अलग-अलग क्षेत्रों के आहार में विविधता देखने को मिलती है और ये विविधता है तो ये इस विविधता के कारण क्या-क्या है। अब फिर से आपको यहाँ पे एक क्रियाकलाप करने को बोला गया है और इस क्रियाकलाप के माध्यम से यहाँ पे एक तालिका बनाई गई है जिस तालिका में भारत के अलग-अलग राज्यों में जो भी परंपरागत खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। जैसे आप देखिए कि पंजाब में स्थानीय स्तर पर जो उगाई जाने वाली फसलें हैं, उसमें आप मक्का देखेंगे, गेहूँ है, चना है, दाल है और वहाँ पर जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ मतलब रोज़मर्रा के जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, उसमें आप देखेंगे मक्के की रोटी है, सरसों का साग है, छोले-भटूरे हैं, पराठा है, हलवा है, खीर है। इसी तरीके से आप कर्नाटक के संदर्भ में देखें, तो कर्नाटक में जो स्थानीय स्तर पर फसल उगाई जाती है, उसमें आप चावल को देखेंगे, रागी है, उड़द है, नारियल है। और वहाँ पे जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, उसमें आप इडली, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी, रागी मुड्डे, पाल्या, रसम, चावल ये सारी चीज़ें देखते हैं।
दूसरे राज्यों में भी स्थानीय स्तर पर अलग अलग फसलें उगाई जाती है और जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं उनमें भी हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। तो सवाल ये है दोस्तों कि हमें अलग-अलग राज्यों में खाए जाने वाले जो भी पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, उसमें विविधता क्यों दिखाई देती है? आखिर क्यों पंजाब में लोग मक्के की रोटी खाते हैं, तो कर्नाटक में इडली, डोसा, सांभर खाते हैं? और मणिपुर में जो है वो कांगसोई खाते हैं, सिंगजू खाते हैं या फिर ऊटी जिसमें पीली मटर और हरे प्याज की तरी होती है, उसको खाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो जब आप इस पूरे तालिका पे ध्यान से देखेंगे, तो आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जो भी खाद्य पदार्थ यहाँ एक तो आप सबसे पहले तो ये गौर करेंगे कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो केवल एक राज्य में नहीं बल्कि कई सारे राज्यों में खाए जाते हैं। जैसे आप चावल को देख लीजिए, चावल कर्नाटक में भी खाया जाता है, चावल मणिपुर में भी खाया जाता है, चावल आपको बिहार, यूपी इन सब स्टेट्स में भी खाया जाता है ना? तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो अनेक राज्यों में खाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जो केवल राज्य विशेष में ही पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ ऊती की, तो ये मणिपुर में ही पाया जाता है। मणिपुर मणिपुर के लोग ही मुख्यतः से आप देखेंगे ऊती खाते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आती है। दूसरी चीज़ आप देखते हैं कि जब आप इस तालिका पे नज़र डालें, तो यहाँ स्थानीय स्तर पे जो उगाई जाने वाली फसलें हैं और जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, इन दोनों के बीच में आपको एक संबंध देखने को मिलेगा। पंजाब के संबंध में आप देखिए, यहाँ पे स्थानीय स्तर पे उगाया क्या जाता है? मक्का। और खाया क्या जाता है? मक्के की रोटी, है ना? यहाँ पे दालें बनती है, यहाँ पे चना बनता है, तो यहाँ पे छोले भटूरे भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? गेहूँ यहाँ पे उपजाया जाता है, तो गेहूँ के आटे से हमें पराठा भी देखने को मिलता है। तो इस पूरे तालिका पे गौर करने के बाद आप ये पाते हैं कि जो भी पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं और जो स्थानीय स्तर पर फसल उगाई जा रही है, इन दोनों के बीच में एक संबंध है। ठीक है? तो किसी भी राज्य का पारंपरिक आहार जो होता है, वो वहाँ स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों पर आधारित होता है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अब देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ की जलवायु में विविधता है, हमारे यहाँ की मृदा में विविधता है। हम जैसे कि आप देखेंगे, दक्षिण भारत में आप देखें तो साल भर लगभग एक जैसा मौसम रहता है, साल भर लगभग एक जैसी जलवायु रहती है। वहीं आप द जम्मू कश्मीर चले जाइए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ठंड देखने को मिलेगी। आप मध्य भारत में चले जाइए या बिहार या यूपी जैसे स्टेट्स में चले जाइए, तो वहाँ पे आपको जलवायु जो है वो थोड़ा बहुत अलग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमारे पूरे देश में जलवायु में विविधता है और जलवायु में विविधता होने के कारण हमें और भी कई सारी चीज़ों में विविधता देखने को मिलती है। अब भारत का जब आप भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे, तो भूगर्भिक इतिहास में आपको कई सारे चरण देखने को मिलते हैं और इन अलग-अलग चरणों के कारण हमारे यहाँ पे मृदा की भी विविधता पाई जाती है। तो चूंकि अलग-अलग क्षेत्रों में मृदा में विविधता है, अलग-अलग क्षेत्रों में जलवायु की परिस्थितियों में विविधता है और जो फसल होती है वो मृदा और जलवायु इन दोनों पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। तो मृदा और जलवायु की विविधता के कारण हमें अलग-अलग राज्यों में फसलों में विविधता देखने को मिलती है और जब अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग फसल उगाए जाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी राज्य में स्थानीय स्तर पर जो फसल उगाए जाते हैं, उस राज्य के पारंपरिक खाद्य पदार्थ का उससे सीधा संबंध होता है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में मृदा प्लस जलवायु की विविधता है ना? अब इस जलवायु की विविधता के कारण हमें फसलों में विविधता देखने को मिलती है और जब फसलों में विविधता हमें देखने को मिलेगी, तो फसलों में विविधता के कारण हमें पारंपरिक खाद्य पदार्थ में भी हमें विविधता देखने को मिलती है, ठीक है? तो दोस्तों, ये एक कारण है कि अलग-अलग राज्यों में जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, वो अलग-अलग होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एकमात्र निर्धारक कारक मृदा और जलवायु की विविधता है? क्या एकमात्र निर्धारक कारक अस्थायी स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं? तो इसका जवाब है नहीं। भारत में अलग-अलग राज्यों में जो पारंपरिक खाद्य पदार्थों में विविधता देखने को मिलती है, उसके और भी कई सारे निर्धारक कारक हैं। एक कारक तो मैंने आपको बताया कि जो स्थानीय स्तर पे फसल उगाई जाती है, वो फसल एक कारक है। इसके अलावा आप देखेंगे, किसी भी क्षेत्र में आहारीय प्रवृत्ति जो है, वो उस क्षेत्र की पारंपरिक खाद्य पदार्थों पे उसको निर्धारित करती है। जैसे अब बिहार में जाएँगे, तो बिहार में आहारीय पद्धति है लिट्टी-चोखा। अब इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो लोग खाना पसंद करते हैं, उन्हीं चीज़ों को वो पारंपरिक खाद्य पदार्थ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे फसलों की खेती तो एक निर्धारक कारक मैंने बता दिया। इसके साथ साथ किसी भी क्षेत्र के लोगों की स्वाद प्राथमिकताएं क्या है, स्वाद प्राथमिकताएं भी किसी भी क्षेत्र के पारंपरिक खाद्य पदार्थों में विभिन्नता लाती है। जैसे आप गुजरात में देखेंगे, गुजरात में आप देखेंगे कि वहाँ के लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद है। आप ढोकला देख लें, ढोकला देखिए, या भी उनके जो भी गुजराती व्यंजन है, अगर उन पे आप गौर करेंगे तो उनमें देखेंगे कि जो अधिकतर व्यंजन है उसमें आपको मीठापन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो फसलों की जो खाद्य पदार्थों की विविधता है, उसके निर्धारक कारकों में सबसे पहले हमने क्या देखा, आहार्य प्रवृत्तियां, कि उस क्षेत्र के लोग किस प्रकार के भोजन को खाना पसंद करते हैं। दूसरी चीज हमने देखी खाद्य फसलों की खेती, यानी उस क्षेत्र में किन-किन फसलों की खेती होती है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया स्वाद की प्राथमिकताएँ, कि उस क्षेत्र के लोग किस प्रकार के स्वाद का खाना खाना पसंद करते हैं। चौथी चीज़ आप देखेंगे वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की परंपरा क्या है। तो इन सारे कारकों के जब समामेलन से हमें जो है वो आहार में विविधता देखने को मिलती है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भारत के अलग-अलग राज्यों में आहार में विविधता के कारण क्या-क्या हैं, तो उसमें आप स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के अलावा किसी भी क्षेत्र की आहार्य प्रवृत्तियाँ, वहाँ के लोगों की स्वाद प्राथमिकताएँ, वहाँ की संस्कृति और परंपरा, इन सब के बारे में बताएँगे और सबका योगदान आप बताएँगे। तो इस तरीके से हमने देखा दोस्तों कि जो हमारे देश हैं, देश के अलग-अलग क्षेत्रों के जो आहार हैं, उसमें विविधता के क्या कारण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे देश में समय के साथ-साथ भोजन पकाने की जो पद्धतियाँ हैं, वो किस तरीके से परिवर्तित हुई हैं, ठीक है? आज हम अलग-अलग राज्यों में खाने-पीने की चीज़ों में विविधता देखते हैं, तो हमने ये भी देखते हैं कि वहाँ की खान-पान की आदतें भी अलग-अलग हैं। तो दोस्तों हमारे भोजन के जो भी विकल्प हैं और हमारे अलग-अलग राज्यों में जो भोजन बनाने की पद्धतियाँ हैं, वो एक-दूसरे से बहुत अलग हैं। तो सवाल ये है कि क्या समय के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों के लोगों की खान-पान की आदतें और समय के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों में भोजन पकाने की पद्धतियाँ, क्या उसमें परिवर्तन हुआ है? अब इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए यहाँ पे एक क्रियाकलाप करने को कहा गया है, जिसमें आपसे ये कहा गया है कि आप अपने घर के बड़े-बूढ़ों से पूछें कि उनके बचपन में क्या-क्या चीज़ें खाई जाती थी, ठीक है? और उनके बचपन में किस तरीके से कोई भी खाना बनाया जाता था। उसको आपको कंपेयर करना है कि आप अभी किस प्रकार का खाना खाते हैं और अभी खाना पकाने की पद्धतियाँ किस प्रकार हैं। तो जब आप इस पूरे क्रियाकलाप को करेंगे, तो आपको कई सारी बातें पता चलेगी। सबसे पहले तो भोजन पकाने की पद्धतियों, जिसको हम कि पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा कि समय के साथ इसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। पारंपरिक व आधुनिक जो भी खाना पकाने की पद्धति है उसमें काफ़ी अंतर है। देखिए, पहले के समय में भोजन बनाने के लिए अधिकतर जो है वो मिट्टी के चूल्हों, जिन्हें हम पारंपरिक चूल्हा कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता था, जिसको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये रहा पारंपरिक चूल्हा। लेकिन आधुनिक गैस चूल्हा इस तरीके का होता है और आजकल हम इस पे खाना बनाते हैं। ठीक है? तो ये तो हो गई भोजन पकाने की पद्धतियों के बारे में। अब देखिए, पहले क्या होता था, खाना पकाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को पीसना पड़ता था, तो पीसने के लिए पहले सिलबट्टे का उपयोग किया जाता था और हाथों से पीसने का काम किया जाता था। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का यूज़ करते हैं और तुरंत ही हम किसी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पीस लेते हैं। तो ये हमें परिवर्तन देखने को मिला। जैसे देखिए, ये रहा सिलबट्टा, इसमें इतने बड़े पत्थर के टुकड़े से एक और बड़ा पत्थर रखा जाता था, उसके ऊपर चीज़ें रखी जाती थी जिनको पीसना होता था और फिर इस बड़े पत्थर से उसको ऐसे रगड़-रगड़ के इसको पीसा जाता था। तो ये पहले किया जाता था। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ़ प्लग इन किया और जो भी चीज़ हमें पीसना है उसको इसमें डाला और ऐसे इस बटन घुमा के, इस वाले बटन को इसको यूज़ करके हम तुरंत इसको पीस लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एक परिवर्तित तौर पे देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि समय के साथ-साथ ये जो पद्धतियाँ हुई हैं, उसमें उसके परिवर्तन के क्या-क्या कारण हैं। तो इसके कारण के तौर पे हम एक तो देखेंगे तकनीकी विकास, क्योंकि पहले के टाइम पे जब हम सिलबट्टे का उपयोग करते थे, तब हमारे आसपास के समय या हमारे आसपास के क्षेत्रों में या हमारे देश में इस हद तक तकनीक का आगमन नहीं हुआ था कि हम इलेक्ट्रिक ग्राइंडर को यूज़ कर सकें, ठीक है? पहले जब इन पारंपरिक चूल्हों का इस्तेमाल किया जाता था, तब एलपीजी गैस जो था वो हमारे पास उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। हमारी परचेज़िंग पावर,
यानी हमारी क्रय शक्ति भी उतनी अच्छी नहीं थी कि हम इतनी महंगी चीज़ों को खरीद सकें, ठीक है? तो इस समय के साथ जो भोजन पकाने की पद्धतियों में परिवर्तन हुआ है, उसका एक प्रमुख कारण तो तकनीकी विकास है, कि समय के साथ जिस तरीके से तकनीकी में हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसने हमारे भोजन पकाने की पद्धतियों में तब्दीली लाई है। इसके साथ-साथ बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधनों ने भी हमारे भोजन पकाने की पाक पद्धतियों में कई सारे परिवर्तन किए हैं, ठीक है? तो दूसरी चीज़ हमने देखी कि समय के साथ जो भोजन पकाने के तरीकों में परिवर्तन हुआ है और हमारे खान-पान की आदतों में जो परिवर्तन हुआ है, उसके पीछे के क्या कारण हैं? 3 कारण हमने देखे, तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन। अब हम बात करते हैं भोजन के बारे में, कि भोजन के घटक क्या-क्या हैं? देखिए, भोजन के घटक को समझाने के लिए यहाँ पे फिर से एक कहानी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मेंदू और मिस्टी जो है, वो अपने स्कूल द्वारा आयोजित एक पारंपरिक खाद्य महोत्सव को देखने जाते हैं, जो कि आपको इस तस्वीर में दिख रहा होगा। इस महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? अब इस महोत्सव में आपको अलग-अलग प्रकार के पारंपरिक व्यंजन दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको राजस्थानी आहार दिख रहा होगा, ये गुजराती आहार है, यहाँ पे असमिया आहार है, ठीक है? तो जो पोषण विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पोशिता, वो विद्यार्थियों को ये बताती है कि स्वास्थ्य ही परम धन है। अब इस बात का मतलब हम समझते हैं। देखिए, जब भी हम बिना खाना खाए रहते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि हम बहुत थके हुए हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। अब जब एक मैराथन धावक को आप दौड़ते समय देखेंगे, तो वो क्या करता है, दौड़ को खत्म करने के बाद तुरंत बाद ग्लूकोज युक्त पानी पीता है। तो आखिर इन सब का कारण क्या है? देखिए, ग्लूकोज जो है वो शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। अब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी, क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, वो हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। अलग-अलग प्रकार के आप अनाज देखेंगे, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का है, साग भाजी है, आलू और शकरकंद है, कई सारे फल हैं जैसे केला है, अनानास है, आम है। इन सब में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे आपके घर में जो चीनी है, वो चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है? तो सर्दियों में आपने देखा होगा कि कई सारे लोग लड्डू खाना बहुत पसंद करते हैं। अब चूँकि लड्डू में चीनी होता है और चीनी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो इसलिए सर्दियों में जो है लोग लड्डू खाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखा कि भोजन के पहले घटक के रूप में हमने किसको देखा? कार्बोहाइड्रेट को देखा। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, लड्डू की जो सर्दियों में आप देखेंगे, आहार के रूप में हम लड्डू खाना पसंद करते हैं। पहला कारण तो ये कि उससे हमें ऊर्जा मिलती है। अब लड्डू जो है, उसके बनाने की सामग्री पे अगर आप गौर करें, तो लड्डू किससे बनता है? बेसन से बनता है। उसमें आटे का भी इस्तेमाल होता है। उसमें घी, गुड़, चीनी, गोंद, अनेक प्रकार के मेवे, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है। तो घी और अलग-अलग प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में हम रखते हैं, जिसको हम कहते हैं वसा। तो वसा जो है, इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों चीज़ों से हमें मिलती है ऊर्जा, ठीक है? और किस भोजन के घटक के क्या-क्या स्रोत हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है? देखिए, तो वसा के जो स्रोत हैं, वो पादप आधारित भी हो सकते हैं और जंतु आधारित भी हो सकते हैं। यानी जो वसा है, वो हमें पौधों से भी मिल सकता है और जंतुओं से भी मिल सकता है। अगर हम इसके पादप आधारित स्रोतों की बात करें, तो आपको मूँगफली देखने को मिलेगा, अखरोट है, बादाम है, मेवा है, सूरजमुखी है, सरसों के बीज है। तो ये कुछ ऐसे पादप आधारित स्रोत हैं जिनसे हमें वसा मिलती है। वहीं कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जहाँ से हमें माफ़ कीजिएगा, कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जो जंतु आधारित हैं और जिनसे हमें वसा मिलती है, जैसे आपका घी हो गया, आपका मक्खन हो गया, है ना? फिर आप देखेंगे आपका दूध है। तो इन सभी चीज़ों से हमें वसा मिलती है और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है, वो हमें क अलग-अलग काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं। और इस वजह से ऐसे भोजन जो कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, ऐसे भोजन को हम ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है और वसा वसा है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है।
ठीक है। अब हमारे शरीर में जो वसा है वो ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। वसा को हम इंग्लिश में फैट कहते हैं। तो हमारे शरीर में कभी कभी आप देखेंगे जो मोटापे लोग, जो मोटे लोग होते हैं, उनके शरीर में बहुत सारा फैट होता है। तो ये फैट और कुछ नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है वही है। तो सबसे पहले हमें याद ये रखना है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्रचुर खाद्य पदार्थों को हम ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं, यानी ऐसे भोजन जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि जो ध्रुवीय भालू है उसके त्वचा के नीचे बहुत ज्यादा वसा एकत्रित होती है। अब ये जो ध्रुवीय भालू है वो सर्दियों के दिनों में ये क्या करता है, एक लंबी नींद की अवधि में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन करने के कारण जब ये सोता रहता है बहुत लंबे टाइम तक, तो यही जो एकत्रित वसा है, इसी से भालू को एनर्जी मिलती है और ये जिंदा रह पाता है। ठीक है। तो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में समझा। अब हम भोजन के एक और घटक प्रोटीन के बारे में समझेंगे। देखिए, प्रोटीन भी हमारे आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आप बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स देखेंगे, दुग्ध उत्पाद देखेंगे, दाल है, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए, प्रोटीन जो है वो मांसपेशियां बनाने में बहुत मदद करती है। इसलिए आपने देखा होगा जो भी खिलाड़ी हैं वो बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं। कई लोग तो प्रोटीन को पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रोटीन के जो स्रोत हैं वो पादप आधारित भी है और जंतु आधारित भी है। तो प्रोटीन के जो पादप आधारित स्रोत हैं उसमें आपको दाल देखने को मिलेगा। दाल है, फिर मटर है, मेवा है, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं प्रोटीन के जंतु आधारित स्रोत में आप दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। अब चूंकि प्रोटीन से जो प्रचुर खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं और हमारे शरीर की मरम्मत में सहायता करते हैं। इसीलिए प्रोटीन से प्रचुर खाद्य पदार्थों को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, यानी इससे हमारे शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से प्रोटीन के पादप आधारित स्रोत और प्रोटीन के जंतु आधारित स्रोत। अब देखिए, जो बच्चे हैं उनके अच्छे विकास के लिए और उनके अच्छे वृद्धि के लिए उनके भोजन में सही मात्रा में प्रोटीन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है। तो आप भी याद कीजिए कि आपके जब आप बच्चे थे तो आपके आहार में कौन सी चीज़ें ऐसी शामिल थी जिसमें प्रोटीन पाया जाता था। ठीक है। अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मशरूम के बारे में है कि मशरूम भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगता है। इसको आप तस्वीर में यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से दोस्तों हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीन भोजन के घटक के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी वसा, इन दोनों से हमें ऊर्जा मिलती है। वहीं प्रोटीन जो है वो प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं और शरीर में वृद्धि करने के साथ साथ ये हमारे शरीर की मरम्मत भी करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीन भोजन के घटक को देखा। अब आप देखेंगे कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर हमें कहता है कि आप साग सब्जी खूब खाइए, फल खूब खाइए, है ना, अपने आहार में इन सारी चीज़ों को शामिल कीजिए। तो इन सारी चीज़ों को शामिल इसलिए करने को कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे शरीर के लिए ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। बिना ऊर्जा के हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, राइट। उसके अलावा फिर आप देखेंगे हमारे शरीर की अगर वृद्धि करनी है या शरीर में अगर हमें कहीं पे चोट लग गया है तो कोशिकाओं की अगर मरम्मत करनी है तो उसके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना प्रोटीन के हमारे शरीर की मरम्मत नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो खाद्य घटकों के काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो खाद्य घटकों का क्या महत्व है उसको यहाँ पे दो अध्ययन के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई। सबसे पहला अध्ययन में हम देखते हैं क्या है। पुराने समय में आप देखेंगे कि नाविक जो है वो अक्सर नाव के माध्यम से लंबी लंबी यात्राएं करते थे। तो जब वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे तो अक्सर उनके मसूड़ों में रक्तस्राव होने लगता था। रक्तस्राव मतलब खून निकलने लगता था, उनके मसूड़ों में सूजन हो जाता था। तो 1746 की एक लंबी यात्रा के दौरान जो स्कॉटलैंड के चिकित्सक थे जेम्स लिंड, उन्होंने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों को खाया है वो इस रक्तस्राव और सूजन से मुक्त हो गए हैं। तो मसूड़ों से जो रक्त आता है और मसूड़ों में जो सूजन होता है इसको हम स्कर्वी रोग कहते हैं। तो स्कर्वी रोग के बारे में हमने क्या देखा कि स्कर्वी रोग से हम नींबू और संतरों का सेवन करके बच सकते हैं। तो इस अध्ययन का निष्कर्ष ये निकलता है कि नींबू और संतरे जो हैं वो स्कर्वी के उपचार में सहायक हैं। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब में पाए जाते हैं और जो स्कर्वी रोग से हमें बचाते हैं। तो पहला अध्ययन तो ये हो गया जिसमें एक लंबी यात्रा के दौरान हमें विटामिन्स के बारे में पता चला।
कि कैसे विटामिन सी जो है वो हमें स्कर्वी रोग से बचाते हैं, और विटामिन सी के स्रोत के रूप में हमें नींबू और संतरों के बारे में पता चला। दूसरा अध्ययन यहाँ पे ये दिया गया है कि 1960 के दशक में एक भारतीय वैज्ञानिक ने पाया कि जो हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में रहने वाली आबादी है, उनके गर्दन के अगले भाग में एक सूजन हो जाता था। तो भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार अब देखेंगे कि सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, और इसी को हम आयोडीन युक्त नमक भी कहते हैं। आपने कई सारे टीवी पे एड्स भी देखे होंगे जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या आपके नमक में आयोडीन है। तो ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन हमें घेंघा नामक रोग से बचाता है, क्योंकि ये जो घेंघा रोग है वो आयोडीन की कमी से ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखेंगे कि चूंकि हिमालयी क्षेत्र में और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आयोडीन की कमी थी, इस कमी के कारण ही वहाँ के लोगों के भोजन में जो जल में आयोडीन नहीं पाया जाता था, और इस आयोडीन की कमी से वहाँ के लोगों को घेंघा रोग हो जाता था, जिसमें आप देखेंगे ये जो आगे का गला है ऐसे सूज जाता है। तो इसी घेंघा रोग से बचाने के लिए आयोडीन युक्त नमक का अब इस्तेमाल होने लगा है। तो अध्ययन 2 के बारे में जब हमने देखा, तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि वास्तव में ये आयोडीन युक्त नमक जो है, ये हमें आयोडीन की जो कमी हमारे शरीर में होती है उसको पूरा करता है, और हमें घेंघा रोग से बचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नमक की खेती के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो गुजरात के कच्छ में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है अगरिया। तो ये जो है वो नमक की खेती करते हैं। ये नमक की खेती के लिए 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं। ठीक है, और फिर समुद्र के पानी से ये नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे हमने किसके किसके बारे में देखा? आयोडीन जो कि एक खनिज है, माफ कीजिएगा। यहाँ पे हमने आयोडीन के बारे में देखा जो कि एक खनिज है। फिर उसके अलावा हमने विटामिन के बारे में देखा, जिसमें हमने स्पेशली विटामिन सी के बारे में देखा। तो अभी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बाद हम समझेंगे कि कैसे विटामिन और खनिज जो हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए तो हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में यहाँ पे आपको और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा गया है। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने आपको बताया कि कैसे विटामिन्स और खनिज ये दोनों हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको बताया कि हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है, वसा के बारे में मैंने आपको बताया कि ये भी हमें ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। और जो विटामिन और खनिज है, विटामिन और खनिज है, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो ये भोजन के कुछ घटक थे, और इन घटकों के क्या काम है हमारे लिए ये हमने अभी देखा। चलिए, अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप करने को कहा गया है। ठीक है, इस क्रियाकलाप के माध्यम से ये तालिका बनाई गई है जिसमें भोजन के अलग अलग घटक जैसे विटामिन या खनिज जो हैं वो उनके कार्य क्या हैं, उनके स्रोत क्या हैं, और उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं और उस रोग के लक्षण क्या है उसके बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहले विटामिन ए के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि विटामिन ए का काम है हमारे आँखों को और त्वचा को स्वस्थ रखना। विटामिन ए के स्रोत के रूप में हम पपीता, गाजर, आम, दूध इन सारे हम चीज़ों को देख सकते हैं। विटामिन ए की कमी से हमें दृष्टि की मतलब देखने वाली बीमारी हो सकती है, या तो हम अपनी देखने की क्षमता को दुष्प्रभावित हमारी क्षमता होती है, या फिर जो हमारी देखने की क्षमता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं उसके लक्षण के तौर पे आपको दुर्बल दृष्टि देखने को मिलेगा। अंधेरे में आपको कम दिखाई देगा जिसको हम रतौंधी भी कहते हैं, और कभी-कभी तो हमें पूरी तरह से दिखना भी बंद हो जाता है। ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखेंगे। विटामिन बी वन के बारे में बताया गया है कि विटामिन बी वन का काम हमारे हृदय को स्वस्थ रखना है और हमारे शरीर को अलग-अलग काम करने में सहायता करना है। विटामिन बी वन के स्रोत के रूप में हम देखते हैं फलियाँ हैं, मेवे हैं, जो संपूर्ण अनाज होते हैं वो हैं, फिर दूध से भी बने पदार्थ में विटामिन बी वन पाया जाता है। विटामिन बी वन की कमी से हमें बेरी-बेरी रोग देखने को मिलता है, और इस रोग के लक्षण ये हैं कि इसमें सूजन आपका हो जाता है, हाथों और पैरों में जलन होने लगती है या झनझनाहट होने लगती है, आपको सांस लेने में भी परेशानी होती है। तो विटामिन बी वन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका काम क्या है, इसके स्रोत क्या है और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं विटामिन सी के बारे में।
विटामिन सी हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। इसके स्रोत के तौर पे हमें आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी देखने को मिलता है, जिसके लक्षण के तौर पे हम देखते हैं हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है या फिर हमारे घाव भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। विटामिन डी जो है, ये हमारे अस्थि यानी हड्डियों को और दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन डी के स्रोत के तौर पे आप सूर्य का प्रकाश देखेंगे, दूध है, मक्खन है, मछली है, अंडा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसमें आप देखेंगे अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना हमें एक लक्षण के तौर पे देखने को मिलता है। अगला जो खनिज है उसमें हम कैल्शियम को देखते हैं। कैल्शियम का काम है हमारी अस्थियों को और हमारी दांतों को स्वस्थ रखना। कैल्शियम के स्रोत के तौर पे दूध है, सोया दूध है, दही है, चीज़ है, पनीर है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और कैल्शियम की कमी से हमारे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और हमारे दांत का भी क्षय होने लगता है। ठीक है? आयोडीन की कमी से हम देखते हैं घेंघा रोग होता है। आयोडीन का काम है हमारे शरीर में जो शारीरिक और मानसिक क्रियाएँ हैं, उनमें सहायता करना। ठीक है? इसके साथ-साथ आप देखेंगे जो आयरन है, वो आयरन का काम है हमारे रक्त को अच्छे तरीके से बनाए रखना, क्योंकि रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है आयरन। आयरन के स्रोत के तौर पे हम देखते हैं हरे पत्तेदार साग हैं, चुकंदर है, अनार है और आयरन की कमी से हमें खून की कमी देखने को मिलती है, जिसको हम एनीमिया या रक्ताल्पता भी कहते हैं। और जब आयरन की कमी हमारे शरीर में होती है तो हमें दुर्बलता होने लगती है, कमज़ोरी होने लगती है और हमें साँस लेने में भी कठिनाई होती है। तो ये कुछ विटामिन और खनिज थे और उनके क्या काम हैं, उनके क्या स्रोत हैं और उनकी कमी से कौन-सी बीमारी होती है, यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी। मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चार्ट को बार-बार पढ़ें, है ना? हर तीसरे दिन, चौथे दिन आप इसको बार-बार पढ़ें, तभी जाके आपको याद होगा कि कौन से विटामिन की कमी से, कौन से खनिज की कमी से कौन-सी बीमारियाँ होती हैं। ठीक है? तो अभी जो हमने चित्र 3.5 देखा, उसमें हमने देखा किस तरीके से अलग-अलग जो विटामिन्स हैं, खनिज हैं, ये भी खाद्य घटकों के 2 ऐसे समूह हैं जो अलग-अलग रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो हमने जिस तरीके से देखा कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, तो उसी तरीके से विटामिन और खनिज जो हैं वो हमारे शरीर के अलग-अलग रोगों से रक्षा करते हैं। तो हमें अपने आहार में विटामिन और खनिज युक्त खाद्य पदार्थों को भी शामिल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी हमने देखा विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये सारे खाद्य घटक हैं। तो कुछ ऐसे खाद्य घटक हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे खाद्य घटक हैं जो हमारे शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं, जैसे प्रोटीन। कुछ ऐसे खाद्य घटक हैं जो हमें रोगों से सुरक्षा देते हैं और रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं, जैसे विटामिन और खनिज। तो इन सारे खाद्य घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे खाद्य घटक होते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शारीरिक वृद्धि में सहायता करते हैं तथा हमें कई सारे रोगों से बचाते हैं। तो हमें हमारे जो भी आहार हैं, उनके प्रमुख पोषक तत्वों में अभी हमने जिन-जिन की बात की है, वो सारे सम्मिलित हैं। अब विटामिन और खनिज चूँकि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, इसलिए हम इनको सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कैसे विटामिन ए की कमी से जो है वो हमें रतौंधी जैसी बीमारी से जूझना पड़ता है। तो विटामिन ए जब हम अपने खाद्य पदार्थों में शामिल करते हैं, हम अपने आहार में शामिल करते हैं, तो हमें दृष्टि संबंधी बीमारी नहीं होती है। विटामिन सी जो का अच्छे तरीके से सेवन करने से हम स्कर्वी नामक बीमारी से बचे रह पाते हैं, है ना? और हम स्वस्थ रहते हैं। तो हम आपके माता-पिता ने भी ज़रूर आपको रेगुलरली ये दूध, हरे साग ये सारी चीज़ें खाने की सलाह ज़रूर दी होगी। क्योंकि ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये विटामिन और खनिजों से भरपूर है। ठीक है? अब देखिए विटामिन और खनिज की आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत कम होती है, लेकिन यही कम मात्रा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कारगर साबित होती है। अब कभी-कभी आप देखेंगे कि कच्ची और पकी हुई सब्जी के कलर में अंतर आ जाता है। ठीक है? जब हम किसी भी चीज़ को पकाते हैं तो उसका जो रंग है वो खो जाता है। वो नरम हो जाती है या कम कुरकुरी हो जाती है। तो खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण कई सारे उसमें से जो विटामिन है और पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। तो क्या हमारे आहार में माफ़ कीजिए, तो क्या हम खाने को गर्म करना छोड़ दें? तो ऐसा नहीं है।
खाने को गर्म करने से ये ज़रूर है कि उसके थोड़े बहुत विटामिन्स और पोषक तत्व नष्ट नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे जो खाने में कई सारी गंदी चीज़ें हैं, कई सारे जो बीमारी पैदा करने वाले रोगाणु होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी खाना खाने से पहले हमें खाने को अच्छे तरीके से धोना, खाने को अच्छे तरीके से पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे इस तस्वीर के माध्यम से ये समझाया गया है कि जितने भी पोषक तत्व हैं, वो केवल पौधे और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, बल्कि कई सारे पोषक तत्व हमें प्रकृति से सीधे तौर पे मिलते हैं। जैसे इस लड़के ने ये सवाल पूछा है कि क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? तो उसकी मम्मी ने ये बताया है कि नमक जैसे पोषक तत्व जो हैं, वो समुद्र के पानी से या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। विटामिन डी जो है, वो हमें डायरेक्ट सूरज की रोशनी से भी मिलता है। तो जो पोषक तत्व हैं उसके स्रोत केवल पौधे और जंतु नहीं है, बल्कि प्रकृति से डायरेक्टली भी हमें कई सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो अभी हमने फिर विटामिन्स और खनिज के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे फाइबर के बारे में, रेशे के बारे में, कि किस तरीके से जो फाइबर है हमारे लिए लाभदायक है। तो फल और जो साग हैं, ये उसमें रेशे भरपूर पाए जाते हैं, इनको हम फाइबर कहते हैं। अब ये रेशे हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक हैं, आइए समझते हैं। देखिए, जो भी आवश्यक पोषक तत्व अभी मैंने आपको बताया, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो प्रोटीन हो, खनिज हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, इनके अतिरिक्त हमारे शरीर को फाइबर की भी ज़रूरत होती है और जल की भी ज़रूरत होती है। जो फाइबर होते हैं इनको रूक्षांश भी कहा जाता है। अब ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हमारे आहार के एक आवश्यक घटक हैं। तो सवाल है कि ऐसा क्यों है? देखिए, जो फाइबर है ये हमारे शरीर को जो भी अनपचा भोजन हमारे शरीर में बच जाता है उससे छुटकारा दिलाते हैं। क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से फाइबर का सेवन करते हैं तो जो मल है, जो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ हैं, वो उसका अच्छे तरीके से निष्कासन हो जाता है और हम कई सारी बीमारियों से, या फिर जो हम कहते हैं लूज़ मोशन हमें हो जाता है, फूड पॉइज़निंग हो जाती है, तो हम इन सब चीज़ों से बच पाते हैं। तो फाइबर के जो प्रमुख स्रोत हैं उसमें पादप उत्पादों में आप देखेंगे हरे पत्तेदार साग हैं, ताज़े फल हैं, जो साबुत अनाज होते हैं वो हैं, दाल हैं, इत्यादि हमें फाइबर के अच्छे स्रोत देखने को मिलते हैं। तो जहाँ तक भी संभव हो, जो हमारे स्थानीय स्तर पर जो फसलें उगाई जाती है, उन्हीं का हमें सेवन करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो फसलें उगाई जाती है, वो वहाँ के जलवायु के अनुसार होती है, वहाँ की मृदा के अनुसार होती है। तो जब हम जलवायु और मृदा के अनुसार उपजाई जाने वाली फसलों का सेवन करते हैं, तो हम शरीर को एक संपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं और हम जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और ये केवल हमारे शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और हमारे ग्रह के लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर हम जलवायु के खिलाफ जाके कोई भी फसल उगाते हैं तो उससे मिट्टी पर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और हमारे जलवायु पर भी हमें दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे पर्यावरण की क्षति होती है ना? तो स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले पौधों से मिलने वाले जब हम खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमें तो फ़ायदा होता ही है, साथ ही साथ हमारा पर्यावरण और हमारी जो ग्रह है पृथ्वी माता, वो भी बची रहती है। तो ये हमने बात की फाइबर के बारे में। अब हम बात करते हैं जल के बारे में। देखिए, जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है, ठीक है? हमारे शरीर का आपको विश्वास नहीं होगा 70% भाग जो है वो जल से बना है। तो जल जो है वो भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। यानी जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उस भोजन में जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर उन सारे पोषक तत्वों को सोख ले, उन सारे पोषक तत्वों को अवशोषित करे, इस बात को इंश्योर करता है जल, ठीक है? साथ ही साथ आप देखेंगे पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में भी जल हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से और पर्याप्त जल पीना चाहिए, ठीक है? तो हमने क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट, वसा जैसे पोषक तत्वों को देखा। साथ ही साथ हमने इन सारे पोषक तत्वों के अतिरिक्त भी जो फाइबर और जल के बारे में भी पढ़ा कि ये भी कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ फाइबर हमारे शरीर के पाचन में सहायता करता है और हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कर्षण में सहायता करता है, उसी तरीके से जल भी जो है वो हमारे शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक वैज्ञानिक से परिचय करवाया गया है जिनका नाम है गोलुथुर गोपालन।
इनका जन्म 1918 में हुआ था और 2019 में दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो गई। तो लगभग 99 साल का लगभग 101 साल का इनका पूरा जीवन काल रहा। तो कोलुथुर गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की थी। इन्होंने दरअसल जो भी भारतीय खाद्य पदार्थ हैं उनके पोषण मूल्य क्या क्या है इसका विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक अच्छा आहार क्या होना चाहिए, एक बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बताया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारतीय आबादी की इन्होंने पोषण स्थिति पर सर्वेक्षण भी किए और व्यापक स्तर पर ये बताया कि हमारे भारतीयों के भोजन में प्रोटीन, ऊर्जा और कई सारे खाद्य घटकों की कमी होती है। तो इन्हीं के रिसर्च के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं 2002 में एक मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे हम वर्तमान में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या पीएम पोषण भी कहते हैं। इस योजना का दोस्तों उद्देश्य ये है कि भारत के जितने भी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, वहाँ पे बच्चों को एक संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाए। अब इस योजना ने देश भर के करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए कोलुथुर गोपालन के बारे में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे भी पोषण की बात आए, तो आप कोलुथुर गोपालन की चर्चा ज़रूर करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने एक व्यापक अनुसंधान किया कि भारतीय लोगों के खाद्य पदार्थों में कि कौन-कौन से पोषक तत्वों की कमी है और फिर इन्होंने जो भी अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया, उसके आधार पे मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम पीएम पोषण वर्तमान में कहते हैं, उसने किस तरीके से हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को और हमारे देश के करोड़ों बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब तो ये दोस्तों हो गया भोजन के कौन-कौन से घटक हैं। अब हम बात करेंगे कि भोजन के अलग-अलग घटकों का परीक्षण हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको चीज़ों को समझाने वाला हूँ, क्योंकि इतनी सारी कार्यकलाप को पढ़ने का जो है वो उसका मतलब नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अलग-अलग खाद्य पदार्थों में अलग-अलग पोषक तत्व होते हैं, ठीक है? अब मंड जो है ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, ठीक है? तो मंड जो है वसा है, प्रोटीन है, इन सारे पोषक तत्वों का हम पता लगाएँगे। एक सामान्य सा परीक्षण हम करेंगे और उन्हीं परीक्षण के माध्यम से पता लगाएँगे। तो सबसे पहले मंड जो कि कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मंड के परीक्षण को हम कैसे करते हैं? जैसे आलू का आपको एक टुकड़ा लेना है या फिर खीरा, रोटी, ब्रेड या उबला हुआ चावल, कुछ भी आपको खाद्य पदार्थ लेना है और उसके छोटे-छोटे टुकड़े करना है, आपको अलग प्लेट में रखना है। एक ड्रॉपर की सहायता से उस खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालनी है, ठीक है? अब आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि क्या कोई परिवर्तन आया है? क्या यह नीला-काला हो गया है? तो आप देखेंगे कि अगर किसी खाद्य पदार्थ पे तनु आयोडीन विलयन की बूंदें डालने पे उसका रंग अगर नीला-काला हो जाए, माफ़ कीजिएगा, तो उस ये नीला-काला रंग मंड जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। दूसरा है आपका वसा के लिए परीक्षण। वसा के लिए परीक्षण करने को आप किसी भी खाद्य पदार्थ को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। उसको एक सफ़ेद कागज़ लें और उस सफ़ेद कागज़ पर उन सारे टुकड़ों को रख के उसको ज़ोर से दबाएँ। अगर आपको कागज़ पर किसी भी प्रकार का तैलीय धब्बा दिखता है, तो आप ये समझ जाइए कि उस खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति है। ठीक है? अब प्रोटीन के लिए क्या परीक्षण है? प्रोटीन के लिए आप देखेंगे, ये जो क्रियाकलाप है वो शिक्षक द्वारा प्रदर्शित करने की बात की जा रही है, इसका मतलब आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। तो कोई भी खाद्य पदार्थ जो कि ठोस है, उनको खरल और मूसल का उपयोग करके सबसे पहले तो उसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है? पेस्ट बनाने के बाद जो खाद्य पदार्थ है उसका आधा चम्मच एक साफ परख नली में डालना है, फिर उस परख नली में 2-3 चम्मच पानी डालना है और उस परख नली को अच्छे तरीके से हिलाना है। अब ड्रॉपर का उपयोग करना है और प्रत्येक परख परख नली में कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है? तो कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद डालनी है, फिर एक और ड्रॉपर लेना है और उस प्रत्येक परख नली में फिर कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालनी है। अब जब हम परख नली को अच्छे से हिलाएंगे तो हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमें यह देखने को मिलता है कि कुछ परख नलियों के जो पदार्थ हैं वो बैंगनी रंग के हो गए हैं। तो किसी खाद्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन डालने पे उसका बैंगनी रंग जो है वो ये दिखाता है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? मंड की उपस्थिति को दर्शाता है नीला काला रंग, वसा की उपस्थिति को दर्शाता है तैलीय धब्बा और प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है आपका बैंगनी रंग। तो ये आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से कलर से किस प्रकार के पोषक तत्वों का पता चलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम ये देखते हैं कि
ये जो अभी हमने क्रियाकलाप किया, इस क्रियाकलाप से हमें कई सारे निष्कर्ष निकलते हुए दिखते हैं। सबसे पहला कि ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनमें एक से ज़्यादा प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि हम अगर मूँगफली खा रहे हैं तो मूँगफली से हमें केवल एक पोषक तत्व मिले। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये है कि एक खाद्य पदार्थ में कई सारे पोषक तत्व मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ ऐसे दिए गए हैं तालिका जिसमें कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व हैं, उनकी उपस्थिति का पता लगाना है आपको अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करके। तो यहाँ पे ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें देखना है संतुलित आहार के बारे में। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि संतुलित आहार का मतलब जब हमारे भोजन में जो भी खाद्य पदार्थों के घटक हैं, उन सारे घटकों की उपस्थिति हो, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति हो, वसा की उपस्थिति हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज हो, फाइबर हो, साथ ही साथ जल भी हो। तो जब हमारे भोजन में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो ऐसे आहार को, ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहते हैं। अब देखिए, अलग-अलग व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो हैं वो अलग-अलग होती है। एक बच्चों का जो आहार है वो बहुत कम होता है, एक बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले मजदूर का आहार अलग होता है, एक पूरा दिन कुर्सी पे बैठ के बिताने वाले व्यक्ति का जो आहार है वो अलग होता है। आपके बड़े बूढ़े जैसे दादा-दादी या नाना-नानी उन सबको पोषक तत्वों की अलग मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है? तो किसी भी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों का क्या प्रकार होना चाहिए और उसकी क्या मात्रा होनी चाहिए, वो उस व्यक्ति के आयु पे, उस व्यक्ति के लिंग पे, उस व्यक्ति की शारीरिक गतिविधि पे, उस व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, वो बीमार है या स्वस्थ है? बीमार व्यक्ति आप देखेंगे अक्सर कम खाते हैं। स्वास्थ्य स्थिति पे, जीवन शैली पे, अब जीवन शैली उसकी है कि वो दिन भर बाहर घूमता रहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों पे हमें कौन-कौन से पोषक तत्व का कितना मात्रा चाहिए और कौन-कौन से पोषक तत्व चाहिए, ये चीज़ें निर्भर करती है। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप करने को दिया गया है और इस क्रियाकलाप के माध्यम से निष्कर्ष ये निकाला गया है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए जितने भी ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो सभी शामिल हों, फाइबर शामिल हो और जल भी सही मात्रा में शामिल हो, तो ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके आहार में किन-किन चीज़ों की कमी है। अगर है, तो आप किस तरीके से उस कमी को पूरा करेंगे। ठीक है? चलिए। अब यहाँ पे एक दूसरा क्रियाकलाप है जिसमें एक तरफ तो आपको आलू के चिप्स देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ भुने हुए चने देखने को मिलेंगे और यहाँ पे उनसे संबंधित पोषण संबंधी जो भी जानकारी है वो यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आपसे फिर ये भी करने को कहा गया है कि इन दोनों पोषण संबंधी जानकारियों का अध्ययन करने के बाद आप इन दोनों में से किसको चुनेंगे, ठीक है? चलिए, अब आप ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें शर्करा की मात्रा यानी मीठापन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, उसमें वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण उसमें कैलोरीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसे पदार्थों में आप देखेंगे एक तरफ तो शर्करा और वसा ज़्यादा है, दूसरी तरफ आप देखेंगे उसमें प्रोटीन बहुत कम है, खनिज बहुत कम है, उसमें विटामिन और जो आहारीय रेशे होते हैं, उनकी बहुत कम मात्रा है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें उच्च शर्करा की मात्रा होती है, उच्च वसा की मात्रा होती है और पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है, तो ऐसे खाद्य पदार्थों को हम जंक फूड कहते हैं या अस्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थ कहते हैं। इन खाद्य पदार्थों में आप देख सकते हैं आलू का चिप्स है, टॉफ़ी है, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है, ये सारे क्या है जंक फूड है। तो जब हम इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, तो इससे हमारे स्वास्थ्य पे नकारात्मक असर पड़ता है। इनके ज़्यादा सेवन करने से हमारे में अंदर मोटापा आ सकता है, साथ ही साथ अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी हम पीड़ित हो सकते हैं। तो आपको याद होगा जब डॉक्टर पोशिता ने उस मेले में कहा था कि स्वास्थ्य ही परम धन है, तो हमें अपने स्वस्थ शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने आहार में उन सारे ज़रूरी पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए, जो हमारे शरीर की वृद्धि में तो सहायक होता ही है, साथ ही साथ हमारे शरीर की कई सारे रोगों से रक्षा भी करता है। तो स्वस्थ शरीर के लिए एक संतुलित आहार लेना चाहिए और हमें जंक फूड से परहेज़ करना चाहिए। ता अब इस जब हम ऐसा करेंगे तो हम एक खुशहाल और सुखी जीवन जी पाएँगे। चलिए, अब यहाँ पे एफएसएसआई के बारे में एक जानकारी दी गई है कि जो भी पैकेट बंद खाद्य पदार्थ होते हैं, उन पे पोषक तत्वों के बारे में जानकारी उस पे होनी चाहिए। जानकारी में पोषक तत्वों की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी-कभी आप देखेंगे फोर्टिफिकेशन के दौरान जो आहार की पोषण गुणवत्ता है, उसको बेहतर बनाने के लिए उसमें कई सारे पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाया जाता है।
आपने फोर्टिफाइड राइस के बारे में ज़रूर सुना होगा। जब चावल की गुणवत्ता को बढ़ा के बच्चों को जो मध्याह्न भोजन में चावल दिया जाता है, उसमें इसको शामिल किया जाता है ताकि बच्चों में जो भी पोषक तत्वों की कमी है, उसको पूरा किया जा सके। तो आयोडीन युक्त नमक है, ऐसे ही शिशु आहार जो है वो फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। तो भारत में जो पैकेट बंद खाद्य पदार्थ हैं, उसमें ये सारी बातों की जानकारी हो कि कौन-सा पोषक तत्व कितना है, उसमें उन सारे स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो किया गया हो जिसको फ़ॉलो करने के बाद ही किसी भी पदार्थ को मार्केट में बेचा जा सकता है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षण मानक प्राधिकरण एक ऐसी एजेंसी है, जो कि भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, हम मिलेट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये इसको हम मोटा अनाज कहते हैं या पोषक अनाज भी कहते हैं। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो श्री अन्न है, श्री अन्न में कौन-कौन से शामिल है और मिलेट्स ईयर जो यूएन ने वो किया है, डिक्लेयर किया है, तो किस साल को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है? तो ये 2 चीज़ों का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है? तो मिलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। आपने अपने आसपास ज्वार, बाजरा, रागी इन सब अनाजों के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये जो हैं वो भारत की देशज फसलें हैं, यानी ये पारंपरिक तौर से कई लंबे समय से हमारे देश के अंदर उपजाई जा रही हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा जलवायु पे ये निर्भर नहीं रहती हैं, अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों में भी बहुत आसानी से इनको उगाया जा सकता है। तो ये जो अनाज है, ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक अनाज है। तो इनको हम कदन या मिलेट कहते हैं। अब इनसे कई सारे खाद्य पदार्थ भी बनते हैं जिनको आपने ज़रूर खाया होगा। जो मिलेट्स होते हैं वो छोटे आकार के अनाज होते हैं और ये हम भारतीय लोगों के आहार का बहुत लंबे टाइम से एक अभिन्न अंग रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सारे लाभ लेके आते हैं। आप आजकल देखोगे आपकी बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलेट्स का सेवन कर रहे हैं क्योंकि इसके फ़ायदे जो हैं अब वो वैश्विक तौर पे सामने आ रहे हैं और दोबारा से जंक फूड के से दूर हट के हम अपने जो पारंपरिक आहार है उसके तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इन मिलेट्स में आप देखेंगे विटामिन, आयरन, कैल्शियम इन जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें फाइबर भी पाए जाते हैं। इसलिए इन मिलेट्स को हम पोषक अनाज भी कहते हैं। और हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए जो आवश्यक संतुलित आहार है, उसमें मिलेट्स का भी हम एक महत्वपूर्ण योगदान देखते हैं। ठीक है? अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं खाद्य मील यानी फूड माइल कि खेत से हमारी थाली तक खाना कैसे पहुँचता है। देखिए, खेत से हमारी थाली तक जो खाना पहुँचता है उसके कई सारे चरण हैं। इस चरण में कई सारे लोग शामिल होते हैं, ठीक है? तो बहुत सारा इसमें टाइम लगता है। तो इस तरीके आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे किसान द्वारा गेहूँ उपजाया गया, फिर इस गेहूँ से जो अनाज निकला, उस अनाज की मड़ाई और ओसाई की गई। इसके बाद इसका भंडारण किया गया, भंडारण करने के बाद इसको पीसा गया, इसको पैक किया गया। पैक करके ये खुदरा दुकान तक पहुँचा, फिर खुदरा दुकान से हमारी थाली में हमारे भोजन के तौर पे ये आया। तो किसान द्वारा गेहूँ उगाने से लेकर जो ये पूरा चक्र चला है हमारी थाली तक आने में, इसी को हम खाद्य मील कहते हैं, ठीक है? तो गेहूँ या किसी भी अन्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को हम खाद्य मील कहते हैं या फूड माइल कहते हैं। तो फूड माइल आप देखिए, किसान द्वारा गेहूँ उगाया गया और ये दूरी जितनी कम होगी हमारे लिए उतना अच्छा है। तो खाद्य मील जो है वो हमेशा कम होना चाहिए। तो खाद्य मील को कम करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो परिवहन के दौरान लागत लगता है, वो हमें प्रदूषण को कम करने में सहायता देता है। साथ ही साथ खाद्य मील को कम करने से जो भी स्थानीय किसान हैं माफ़ कीजिएगा, उनके व्यवसायों को भी सहायता मिलती है और जब खाद्य मील कम होता है तो किसान के खेत में उगाने से लेके हमारे प्लेट तक पहुँचने तक की दूरी जब कम होती है, तो खाद्य मील जब कम होता है तो इससे हमें ताज़ा चीज़ें मिल पाती हैं, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पे किसान ने गेहूँ उगाया जनवरी के महीने में और आप तक पहुँचते-पहुँचते ये मार्च, अप्रैल आ गया। तो इस दौरान उस गेहूँ की जो गुणवत्ता है, उसमें हमें नकारात्मक कमी देखने को मिलती है। तो इस वजह से खाद्य मील हमेशा कम होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे फिर ये कहा गया है कि कई सारे लोग जो हैं वो भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसको बर्बाद कर देते हैं। तो हमें याद ये रखना है कि जो हमारे किसान हैं और हमारे समुदाय के जो दूसरे लोग खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुँचाने में मदद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनमें उन उनके द्वारा बहुत ज़्यादा समय इस प्रोसेस में दिया जाता है, तो हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। इससे भोजन की बर्बादी तो कम होती है, साथ ही साथ जो भोजन को थाली तक पहुँचाने में जो अलग-अलग प्रक्रियाओं की समय सीमा है, तो उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। अब आपको ये कहा गया है कि किस तरीके से जो खेत से थाली तक हमें हमारा खाना पहुँचता है, उसमें कितना टाइम लगता है इसको आपको पता लगाने के लिए कहा गया है।
तो इस पूरे चैप्टर का अगर हम सार निकालें और इस पूरे चैप्टर से अगर हम एक संदेश निकालें तो वो ये है कि हमें स्वस्थ खाना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए और खाने का सम्मान करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करना चाहिए। तभी जाके हम मेक इन इंडिया जैसे अपने जो लक्ष्य हैं उसको साकार कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज के इस सेशन के डिस्कशन से आपको कई सारे फायदे मिले होंगे, साथ ही साथ आपको एक नया पर्सपेक्टिव भी मिला होगा। और इस चैप्टर में कई सारी बहुत ज़रूरी बातें भी है कि जो हमारे फैक्चुअल है इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पीसीएस जैसे एग्जाम्स में देखेंगे कि सिक्स्थ क्लास, सेवन्थ क्लास और एट्थ क्लास, इन तीनों क्लास के साइंस के बुक से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, और उस पीवाईक्यू के क्वेश्चन को आप देखेंगे कि वो सीधे सीधे एनसीईआरटी के किताब से पूछे हुए। तो इस वजह से मैं इस पूरे चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सीरीज़ है एनसीईआरटी के, वो आपको पसंद भी आ रही हुई। तो जाने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत जल्दी ही मैं इस पूरे एनसीईआरटी के बुक को अलग अलग क्लास के, अलग अलग सब्जेक्ट के बुक को एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज करवाने की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी सारा फायदा देखने को मिलेगा। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।